हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री लेकर के आया हूं। ये मॉडर्न हिस्ट्री इतना ही इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम में आप बैठेंगे उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, ओपीएससी और कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। मैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ाने वाला हूं। पूरा क्लास करने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा। आइए शुरू करते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है। उससे पहले, ये समझने से पहले हम हल्का सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है 1707। इसके बाद हम सीधा चलेंगे 1857। ये हमारा जो पीरियड है ना, ये समझिए सीजन 1 है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। फिर 1857 से हम जाएंगे सीधा 1947। ये हमारा होगा सीजन 2। ओके, नाउ इस सीजन 1 में हमको समझना क्या है। हम देखेंगे कि अगर हम एक और टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं यहां पे 1800, तो ये वो पीरियड है जिसको हम कहते हैं 18th सेंचुरी। तो इस 18th सेंचुरी में हो क्या रहा है, इस 18th सेंचुरी को जब हम एनालिसिस करेंगे हमको पता चलेगा डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हो रहा है। फिर हम देखेंगे सेकेंड हाफ में, यानी सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। हम जब 18th सेंचुरी कह रहे हैं इसका मतलब है 1701 से लेकर के 1799 तक, ठीक है। तो सेकेंड हाफ में हम देखेंगे राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे, प्लस साथ में हम देखेंगे राइज ऑफ रीजनल पावर्स, जैसे मराठा, सिख वगैरह एटसेट्रा, ठीक है। तो अब ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है 1707? ये डेट मुगल एम्परर औरंगजेब का ईयर है। ये ईयर औरंगजेब का डेथ का ईयर है, और कहा जाता है कि औरंगजेब के वक्त से ही मुगल एम्परर या मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। अब जब यह डिक्लाइन हो रहा था तो इस डिक्लाइन में बहुत सारी वजह है। जैसे 1707 के बाद लैटर मुगल्स जो आते हैं वो इनकेपेबल होते हैं, प्लस इनका खुद का एक सिस्टम है जागीरदारी सिस्टम, जिसकी वजह से क्राइसिस होता है। और बहुत सारे रीजन है जो आप लोगों ने मेडिएवल में डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में पढ़ा होगा। यहां पे हमको सिर्फ समझना है कि राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये तो मैं बात कर रहा हूं 1707 में, तो क्या इससे पहले कोई नहीं आए थे? जी हां, आए थे। हम समझेंगे यूरोपियंस के बारे में, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। हम देखेंगे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, अब ये यूरोपियंस कब से आना शुरू हो रहे हैं। अगर मैं यहां पे टाइमलाइन ड्रॉ करूं तो देखूंगा कि 1498 के बाद से, 1498 से हमारे पास पोर्टुगीज नजर आएंगे। फिर हम देखेंगे कि डच भी आते हैं। फिर हम देखेंगे हमारे पास इंग्लिश भी आते हैं। फिर हम देखेंगे हमारे पास फ्रेंच भी आते हैं, और साथ ही साथ बीच में हमको डेन्स भी आते दिखेंगे। तो हमको इन सब चीजों को समझना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये 1498 है जहां पे यूरोपियंस आना शुरू हो चुके हैं। अब ये 1498 में जब पोर्टुगीज पहली बार आ रहे हैं तो उस वक्त इंडिया में कौन है? अगर आप इंडिया को समझें 1498 के वक्त में, तो इस वक्त विजयनगर एम्पायर यहां पे मौजूद है। इस वक्त बहामनी किंगडम भी यहां पे मौजूद है। अभी मुगल की शुरुआत नहीं हुई है यहां पे, ठीक है। लेकिन पोर्टुगीज जब एंट्री कर रहे हैं तो ये वो पीरियड है, और छोटा सा लोकल राजा भी यहां पे है जो कि ज़ैमोरिन यहां पे रूल करते हैं। ज़ैमोरिन यहां पे केरला की तरफ रूल करते हैं, ठीक है। अब तो 1498 में पोर्टुगीज आना स्टार्ट करेंगे, डच आएंगे, इंग्लिश आएंगे, फ्रेंच आएंगे। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि इन लोगों में, यानी PDEF में, यानी PDEF
एफ में, यानी पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, क्योंकि ये सब आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए। ट्रेड तो करने आ रहे हैं लेकिन एक मिशन लेके आ रहे हैं, उस मिशन को भी समझेंगे हम लोग। तो ये लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट के शिकार होंगे और आपस में लड़ाइयाँ करेंगे। जैसे हम देखेंगे कि पोर्टुगीज के साथ लड़ाई हो रही है इंग्लिश की, और उस बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ सुवली। बैटल ऑफ सुवली। अभी मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूं, फिर मैं प्रॉपर तरीके से इस चीज को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बैटल ऑफ सुवली, जब बैटल ऑफ सुवली हो रहा है ना, तो पोर्टुगीज एकदम कमजोर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे विक्टोरियस होता है हमारा इंग्लिश। फिर देखेंगे डच के साथ लड़ाई हो रही है इंग्लिश की, डच के साथ लड़ाई हो रही है इंग्लिश की, तो वहां पे यहां पे हो रहा है हमारे बैटल ऑफ बेदारा। बैटल ऑफ बेदारा ये करीब करीब 1759 में हो रहा है, ये करीब करीब 1759 में हो रहा है, ठीक है। अब बचता है यहां पे फ्रेंच। फ्रेंच को भी जो है ना, फ्रेंच को भी 1760 में, करीब 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश से, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश से फ्रेंच को कमजोर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि फ्रेंच पूरे खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो सुप्रीमेसी एक होती है, सुप्रीमेसी, वो चीज जो है ना ब्रिटिश के हाथों में आती है। अभी मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के वक्त, यानी 1498 में जो पहली बार वास्को डी गामा एंट्री कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो हो क्या रहा है उस वक्त। विजयनगर किंगडम है, छोटे लोकल रूलर हमारे जैमोरिन है, बहामनी किंगडम भी टूटा हुआ है, बहामनी किंगडम भी हमको देखने मिलेगा, अहमदनगर है, बिरार है, बिदार है, ये सारे टूटा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि ये जो 1760 की बात है कि बैटल ऑफ फ्रेंच, तो ये जो यूरोपियंस है, यूरोपियंस में ये डिसाइड हो चुका था कि इंग्लिश सुपीरियर है। अब बीच में एक और इसके बीच में वॉर होता है, इससे पहले वो होता है 1757 में, ये होता है बैटल ऑफ प्लासी। अब ये बैटल ऑफ प्लासी किससे हो रहा है, ये हो रहा है इंग्लिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल यानी सिराजुद्दौला। नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, ठीक है। अच्छा, अब आप टाइमलाइन समझिए। 1498 में पोर्टुगीज आ रहे हैं, उसके बाद डच आ रहे हैं, इंग्लिश भी आ रहे हैं। इंग्लिश आ रहे हैं आपको 1600 में, इंग्लिश आ रहे हैं 1600 में, ठीक है। और हम देखेंगे बैटल ऑफ सुवली जो हो रहा है हमारा 1612 में हो रहा है, ठीक है। तो शुरू से ही ब्रिटिश डोमिनेंट पोजीशन में रहने की कोशिश किया है। पोर्टुगीज को 1612 में बैटल ऑफ सुवली होल में मार गिराया। उसके बाद डच को बैटल ऑफ बेदारा में, यानी 1759 में, अगर यहां पे हम हल्का से बनाएं 1759 में, तो डच को हराया। 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश में फ्रेंच को हराया। 1757 में नवाब ऑफ बंगाल को हरा रहा है ब्रिटिश, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे उस वक्त? रॉबर्ट क्लाइव। मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूं, सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूं अभी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। अब ये बैटल ऑफ बक्सर क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मैं आपको हल्का सा बैकग्राउंड बता रहा हूं कि हमको पढ़ना क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है, तो बैटल ऑफ बक्सर किसके साथ हो रहा है? बैटल ऑफ बक्सर भी हो रहा है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस शाह आलम टू शुजाउद्दौला ऑफ अवध और मीर कासिम। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 1498 के बाद से, यानी पोर्टुगीज के आने के बाद से, डच के आने के बाद से, इंग्लिश के आने के बाद से, फ्रेंच के आने के बाद से, ये सारे लोग आपस में डोमिनेंसी के लिए लड़ाई करते रहे और उसमें ब्रिटिश सबसे सुपीरियर निकल के आए। उसके बाद ब्रिटिश का टारगेट था इंडिया को लेना, इंडिया को एनेक्सेशन करना। तो कैसे कर रहे हैं? फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है। हमको पता है ऑलरेडी कि 1707 के बाद से लैटर मुगल्स जो है
इनकेपेबल रूलर है और मुगल एम्पायर जो है पूरा का पूरा डिक्लाइन पोजीशन में जा चुका है। उसी का एडवांटेजेस लेते हुए बैटल ऑफ प्लासी भी होता है। बैटल ऑफ प्लासी होता है तो वहां पर भी नवाब ऑफ बंगाल को हरा देते हैं। वहां पे रॉबर्ट क्लाइव के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। उसके बाद 1759 में डच को भी खत्म करते हैं, 1760 में फ्रेंच को खत्म करते हैं। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है जहां पे शाह आलम II का इन्वॉल्वमेंट होता है। और शाह आलम II कोई मामूली नहीं थे, वो मुगल एम्पायर थे। जब मुगल एम्पायर बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां से बैटल ऑफ बक्सर से इंग्लिश को और एक मजबूती मिलती है और उसके बाद से पूरा रूल करते हैं 1857 में। और 1857 में एक रिवोल्ट होता है, द ग्रेट रिवोल्ट होता है और यहां से बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो बदलाव क्या है? वो बदलाव ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो पावर था वो छीन लिया जाता है और ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन को। अब यहां से सीजन 2 चलेगा आपको 1857 के बाद से लेकर के 1947 तक के लिए, ठीक है। तो ये है एक फेज 1 जो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो 1498 से ये चीज को पढ़ना है। तो ये है हल्का सा बैकग्राउंड। क्या बैकग्राउंड था मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि पोर्टुगीज आते हैं। उस वक्त रूलर कौन कौन है, कौन सा किंगडम है? विजयनगर है, बहमनी है और लोकल रूलर है हमारे पास जामोरिन नाम के शख्स है जो केरला में रूल कर रहे हैं, ठीक है। डच भी आते हैं, इंग्लिश भी आती हैं, फ्रेंच भी आते हैं। फिर हम देखेंगे इनका आपस ट्रेड करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंग्लिश सुप्रीमेसी में जीत जाते हैं, इंग्लिश जो है सुपीरियर साबित होते हैं। उसके बाद 1707 में औरंगजेब की भी डेथ होती है और यहाँ से डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स स्टार्ट हो जाता है ऑलरेडी। और इसी के एडवांटेजेस लेते हुए इंग्लिश जो है आगे बढ़ता रहता है। और फिर हमको देखने को मिलता है कि बैटल ऑफ प्लासी होता है इंग्लिश के साथ नवाब ऑफ बंगाल का जो कि सिराजुद्दौला है। और फाइनली फिर हम देखेंगे कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है जो मुगल एम्पायर शाह आलम II को हराता है। इसके साथ में शाह आलम II, शुजाउद्दौला ऑफ अवध, मीर कासिम ऑफ बंगाल, ये तीनों मिलकर के लड़ाई करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मुनरो रहते हैं लड़ाई करने वाले। और उसके बाद फाइनली इतने रूल करते हैं और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक टिकती है, चलती है। इसमें बहुत कुछ होता है इस बीच में। और 1857 के बाद एक बड़ा बदलाव आता है जिसको हम सीन 2 या फेज 2 कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पोर्टुगीज या यूरोपियंस आ क्यों रहे हैं, इसको समझते हैं। ये यूरोपियंस आ क्यों रहे हैं? तो हम देखेंगे कि अगर हम एक मैप बनाएं, मैं मैप में बहुत अच्छा नहीं हूं लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया, ठीक है। ये है सऊदी अरेबिया, ये है अरबियन पेनिनसुला, ये अरबियन पेनिनसुला। यहीं पे हम देखेंगे यहाँ पे चाइनीज सिविलाइजेशन, इस तरफ चाइनीज सिविलाइजेशन है और इस तरफ हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, इस तरफ हमारा साउथ ईस्ट एशिया है। ये जो रास्ता है ये रेड सी वाला रास्ता है, यहां से जाने का भी रास्ता है, रेड सी है। ये इस पार्ट को बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन, इस पार्ट को ये भी रास्ता है, पर्शियन गल्फ कहते हैं इसको, पर्शियन गल्फ कहते हैं। ये इसको कहते हैं हम लोग हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। इस तरफ हम देखेंगे मलक्कन स्ट्रेट है, साउथ ईस्ट एशिया में मलक्कन स्ट्रेट है। अब होता क्या है कि इंडिया, ये जो बेल्ट है हमारा इंडिया, ये ट्रॉपिकल बेल्ट है, ये गर्म बेल्ट है, वार्म बेल्ट है। लेकिन हम उसी तरफ पैरेलली देखेंगे कि यूरोपियंस यहाँ पे बसे हुए हैं, यूरोपियंस यहाँ पे बसे हुए हैं, जिसमें खास तौर से इस तरफ हम देखेंगे फ्रांस भी है, इस तरफ कहीं हट के ये ब्रिटेन भी है और पोर्तुगाल भी है, पोर्टुगीज भी है, यहाँ पे स्पेन भी है, ठीक है। और एक रूट हमें एंशिएंट हिस्ट्री से समझने को मिलता है। वो रूट क्या है? अगर हम उस रूट की बात करें
तो ये रूट जाता है पूरा यूरोप की तरफ से, इसको कहते हैं हम लोग सिल्क रूट। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको सिल्क रूट के बारे में पता होना चाहिए। कनिष्का कुषाण के वक्त में भी सिल्क रूट का यूज होता है। तो ये ट्रेड एक रूट है। अब यही ट्रेड रूट जो है ना इंडिया से भी कनेक्ट है, यही ट्रेड रूट इंडिया से भी कनेक्ट है। ये उत्तरा पाठा इसको कहते हैं, उत्तरा पाठा, ये दक्षिणा पाठा है जो साउथ तक कनेक्ट होता है। और हमारे पास भी यहाँ पे खैबर पास है, बोलन पास है, जहां से ट्रेड ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन हमको देखने को क्या मिलता है कि इनिशियल फेज में यहां पे रोमन इंपायर हुआ करता था। इनिशियल फेज में पूरे यूरोप का जो कंट्रोल हुआ करता था, वो रोमन इंपायर हुआ करता था। लेकिन 7th सेंचुरी में आकर के रोमन इंपायर का डिक्लाइन होता है और रोमन इंपायर स्प्लिट भी करता है, जिसमें हम देखेंगे कि यहां पे एक तो बनते हैं बाइजेंटाइन इंपायर, एक बनते हैं बाइजेंटाइन इंपायर और एक खुद रोमन इंपायर। ठीक है, और ये बाइजेंटाइन इंपायर का जो कैपिटल होता है वो कॉन्स्टेंटिनोपल होता है। अच्छा, पैरेलली हमको देखने को मिलता है कि राइज ऑफ इस्लाम भी होता है। तो ये मैं बात कर रहा हूं अभी 7th सेंचुरी की बात कर रहा हूं। तो अब ये 7th सेंचुरी से जैसे और आगे जाएंगे और आगे हमको जाने को मिलेगा। तो अच्छा, इस वक्त ट्रेड रूट यूरोपियन के साथ पूरा हो रहा है, लेकिन जैसे ही राइज ऑफ इस्लाम, राइज ऑफ अरब्स हो रहा है, तो यहां पे थोड़ी सी केओस होना शुरू होता है। ये ट्रेड रूट जो है ना, इसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। और हम लोग ट्रॉपिकल बेल्ट में हैं और ये जो है ये टेम्परेट बेल्ट में है। और टेम्परेट बेल्ट में होने की वजह से ये थोड़ा ठंडा होता है, क्लाइमेट कोल्ड है। अब इनको डिमांड, इनको चाहिए क्या? जब ठंडा है तो इनको चाहिए क्या? इनको चाहिए सिल्क, इनको चाहिए स्पाइसेस, इनको चाहिए कैलिकोज, कपड़े के लिए कैलिकोज वगैरह। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा, ये मिलता कहां है? ये मिल रहा है हमारे प्यारे भारत में। ठीक है, अब ये टेम्परेट जोन कोल्ड है, इनको ये सारी चीज चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए? क्योंकि इस वक्त हम देखेंगे कि यूरोप में करीब 14 से 15 सेंचुरी में स्पिरिट ऑफ रेनेसा होता नजर आ रहा है। क्या होता नजर आ रहा है हमें? स्पिरिट ऑफ रेनेसा। क्या होता नजर आ रहा है हमें यूरोप में? स्पिरिट ऑफ रेनेसा। ठीक है, साथ ही साथ इन चीजों की डिमांड भी है। यहां पे क्योस नजर, ये बीच में क्योस नजर आ रहा है हमें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो बड़ा डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा यहां पे कि ऑटोमन इंपायर भी राइज होता है। ऑटोमन इंपायर जब राइज होता है तो बड़ा हिस्सा यहां पे पूरा कैप्चर होता है। और ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है 1453 में ऑटोमन इंपायर इसको कैप्चर करता है। और 15 सेंचुरी में ये पूरा रूट जो है, ट्रेड रूट जो है, ऑटोमन इंपायर यानी अरेबियन पेनिनसुला के पास पूरा मोनोपोलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, यानी कोई भी सामान यहां से वहां जाता है अगर 5 रुपए में, तो वहां 500 रुपए में बेचा जाता है। तो महंगाई सामान, चीजें बहुत महंगी होती नजर आ रही है। ठीक है, अब ये जो यूरोप है, अब यूरोप आपस सोचने लगे इसको क्या सॉल्यूशन किया जाए। तो नेक्स्ट स्टेप यूरोप का यही था कि हमें कुछ ऑल्टरनेट रूट चाहिए। क्यों चाहिए रूट? क्योंकि ये जो रास्ता है ना, जो सिल्क रूट है हमारा, ये डिस्टर्ब है और यहाँ पे चीजें आकर के महंगी हो रही है। यहाँ पे चीजें आकर के हमारे पास महंगी हो रही है। कुछ चीज को समझेंगे कि ये क्वेस्ट क्यों हो रहा है। एक्सप्लोरेशन का क्वेस्ट क्यों हो रहा है? पोर्टुगीज हमारे पास क्यों आ रहे हैं? सबसे पहले चीज जो मैंने बताया कि स्पिरिट ऑफ रेनेसां है। स्पिरिट ऑफ रेनेसां है। ठीक है, उसके बाद इस वक्त शिप बिल्डिंग में ये लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं। एडवांसेस इन शिप बिल्डिंग, एडवांसेस इन
इन शिप बिल्डिंग। अच्छा, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूरोप में देखा जा रहा है। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूरोप में हमको देखने को मिल रहा है। प्लस एग्रीकल्चरल बूम भी है इस वक्त। एग्रीकल्चरल बूम भी है इस वक्त। मैं यूरोप के कंडीशंस की बात कर रहा हूं, एग्रीकल्चर बूम भी है, ठीक है। यहां पे एग्रीकल्चर बूम में हम देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड रोटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड रोटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे इंक्रीज सप्लाई ऑफ मीट, इंक्रीज सप्लाई ऑफ मीट, ये देखने को मिल रहा है हमें। अब इसके वजह से स्पाइसेस की भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। इसके वजह से स्पाइसेस की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, ठीक है। साथ ही साथ डिमांड फॉर ओरिएंटल लग्जरी, साथ ही साथ हम देखेंगे कि डिमांड फॉर ओरिएंटल लग्जरियस आइटम्स, ठीक है, लग्जरियस गुड्स इंक्रीज। तो ये वो सारे रीजन है, ये वो सारे रीजंस हैं जिससे यूरोपियंस ऑल्टरनेट रूट खोजने को, तलाशने को बेताब थे। और हम मैप में देखेंगे सबसे करीब जो है, अब ये सब तो लैंडलॉक के अंदर में है थोड़े से, सबसे करीब पोर्टुगल और स्पेन ही सामने में नजर आते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के बगल में इटली भी है, जेनोवा, वेनिस, इन्हीं के बगल में है, ठीक है। अच्छा, अब सारे लोग ये डिमांड आपस में करने लगे कि भाई हमको ऑल्टरनेट रूट की, हमें ऑल्टरनेट रूट की जरूरत है, ठीक है, हमें ऑल्टरनेट रूट की जरूरत है। तो अब सारे लोग सपोर्ट करने लगे। तो अब उसमें हमको देखने को मिला कि एक पोर्टुगीज में प्रिंस हेनरी नामी शख्स थे। मैं स्लाइड चेंज करता हूं। पोर्टुगीज में प्रिंस हेनरी थे, और इनका सपना था बेसिकली, और इनको नेविगेटर बोला जाता है, मैरीटाइम नेविगेटर, ठीक है। हालांकि ये अपने ड्रीम पूरा नहीं कर सके। इनका सपना ही था कि भाई ट्रेड को हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। फाइट अगेंस्ट इस्लामिक इन्फ्लुएंस, फाइट अगेंस्ट इस्लामिक इन्फ्लुएंस। तो प्रिंस हेनरी ये सोचे, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस वक्त के जो पोर्टुगीज के राजा थे, पोप निकोलस V, इन्होंने इनको परमिशन भी दे दिया। इन्होंने इनको प्रिंस हेनरी को परमिशन भी दिया कि हाँ ठीक है, आप जाएं और डिस्कवर करें। हमें देखने को मिलता है कि पोप निकोलस V जो पोर्टुगीज के रूलर थे उस वक्त, वो प्रिंस हेनरी को 1454 में परमिशन देते हैं कि आप राइट टू नेविगेट कर सकते हैं। परमिशन देते हैं किस चीज के लिए? राइट टू नेविगेट आप कर सकते हैं। अच्छा, कहां तक कर सकते हैं? पूरा एज फार एज इंडिया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम देखेंगे कि स्पेन भी है। तो स्पेन से एक बंदा जिनका नाम है कोलंबस, ये भी ऑल्टरनेट रूट तलाशने के लिए निकलते हैं और ये खोजते खोजते पहुंच जाते हैं अमेरिका। और ये वाकया है 1492 का, ठीक है, 1492 का। फिर हम देखेंगे कि स्पेन और पोर्टुगीज में आपस में एक ट्रीटी होता है और कहा जाता है कि
उस ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास, उस ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। अब ये ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास होता है 1494 में। 1494 में। अब ये 1494 में ये तय पाता है, ये फिक्स होता है कि एक अटलांटिक ओशन में हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। एक अटलांटिक ओशन में हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन जो होगा केप वर्दे आइलैंड के पास से, केप वर्दे आइलैंड के पास से, और इसके ईस्ट के तरफ पोर्टुगीज जाएगा और इसके वेस्ट के तरफ स्पेन जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? इसके वेस्ट के तरफ स्पेन एक्सप्लोर करेगा और इसके ईस्ट के तरफ पोर्टुगीज एक्सप्लोर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास, जो कि 1494 में हो रहा है, ये डिसाइड हो रहा है। ठीक है, अच्छा। इसी बीच में हमको देखने को क्या मिलता है डेवलपमेंट पोर्टुगीज में, कि 1454 में ये परमिशन ऑलरेडी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन प्रिंस हेनरी वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका के डिस्कवर करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो इंडियंस के डिस्कवरी किए हैं, वो वापस भी जाते हैं। ठीक है, अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया के बारे में पता नहीं है, इंडिया के बारे में पहले से पता है, बस ऑल्टरनेट रूट की तलाश है। इसी बीच में हमको देखने को मिलता है कि 1487 में बार्थोलोमो डियाज ये केप ऑफ गुड होप डिस्कवर करते हैं, यानी यहां पे केप ऑफ गुड होप, इसको केप ऑफ स्टॉर्म भी कहा जाता है, केप ऑफ स्टॉर्म भी कहा जाता है। तो केप ऑफ गुड होप डिस्कवर होता है। ठीक है, अच्छा, यहां तक तो रास्ता पता चल गया हमें। अगर मैं एक फ्रेश मैप जल्दी से बना के आपको बताऊं, फ्रेश मैप जल्दी से कर, ठीक है। अब पोर्तुगल, स्पेन, तो बार्थोलोमो डियाज यहां पे आते हैं, बार्थोलोमो डियाज यहां पे आते हैं। ये है केप ऑफ गुड होप। अब ये आ रहे हैं 1487 में चल रहे हैं और 1488 में अराइव कर रहे हैं। अब डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, एक 1 ईयर का आगे पीछे आपको मिलेगा नॉर्मली। ठीक है, तो आप देखिए स्पेन की तरफ से क्रिस्टोफर कोलंबस निकले हैं, स्पेन की तरफ से क्रिस्टोफर कोलंबस निकले हैं 1492 में। उससे पहले इस बीच में, इससे पहले बार्थोलोमो डियाज भी यहाँ पे हमको देखने को नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा। अब 1494 में ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास हो रहा है, जहाँ पे पूरा डिसाइड हो चुका कि ये अटलांटिक ओशन के ईस्ट की तरफ पोर्टुगीज आएंगे और इसके वेस्ट की तरफ स्पेन जाएंगे। ठीक है, तो हमें पूरा यहाँ पे पढ़ना है, क्यों जाएंगे क्वेस्ट, ये मैं आपको पूरा यहाँ पे बता चुका हूँ क्यों जाएंगे। क्योंकि रेनेसा हो चुका है, वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है, इनके पास शिप है, एडवांस शिप है। ठीक है, इनके पास डिमांड है लग्जरियस गुड्स का, स्पाइसेस का, इनके पास एक्सप्लोरेशन का पूरा वैलिड रीजन है। ठीक है, और ऑल्टरनेट रूट भी इन्हें चाहिए, तो हमको देखने को मिलता है ये सब रीजन की वजह से यूरोपियंस एक ऑल्टरनेट रूट यहां खोजते हैं। अब 1498 में क्या होता है कि वास्को डी गामा लिस्बन से निकलते हैं सॉरी वास्को डी गामा लिस्बन से निकलते हैं और इसी रास्ते से वास्को डी गामा कब निकल रहे हैं, वास्को डी गामा ये निकल रहे हैं, केप ऑफ गुड होप में आए और इसी के किनारे ये मेडागास्कर आइलैंड है। मैं आकर के किसी एक जगह में एक शख्स से मुलाकात होती है, उनका नाम है अब्दुल माजिद।
अब्दुल माजिद, ठीक है, अब्दुल माजिद। अब वास्को डी गामा एडवांस शिप लेकर के आ रहा है। उस शिप का नाम क्या है? उस शिप का नाम क्या है? कैरक, कैरावा, गैलियन। दीज आर द नेम्स ऑफ द एडवांस शिप्स। इनके शिप में गन वगैरह लगे हुए हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज से भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये तीनों शिप के साथ ये इस तरफ आ रहे हैं और किनारे किनारे जा रहे हैं। किनारे किनारे जाते जाते इस अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही हमें उनको एक पहले से ही गुजराती पायलट मिलता है जो कि इंडिया के बारे में जानता है। तो वास्को डी गामा बोले कि भाई क्या तुम जानते हो? बोला हाँ बिल्कुल जानता हूँ, मैं लेके चलता हूँ आपको। तो अब वास्को डी गामा जो है यहाँ से अब्दुल माजिद के साथ जाते हुए इंडिया में पहुंचते हैं, और जहां पे पहुंचते हैं वो जगह है कैलिकट, या आप कह सकते हैं मॉडर्न डे कोझिकोड। और जिस जगह पे डिस्ट्रिक्ट है वो है एट कप्पड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पोर्टुगीज की, कि पोर्टुगीज पहला यूरोपियन से जो इंडिया में आ रहा है। तो पोर्टुगीज अब अटलांटिक ओशन से ईस्ट की तरफ बढ़ा, केप ऑफ गुड होप में आया, और इसके किनारे किनारे इंडिया के ऑल्टरनेट रूट को तलाशने के लिए ये मूव कर रहा है। और वहीं पे अब्दुल माजिद से मुलाकात होती है और अब्दुल माजिद इसको लेके जाता है इंडिया की तरफ। और कहाँ जाता है? ये मई 1498 में कैलिकट में अराइव करते हैं। कैलिकट को मॉडर्न डे आप कोझिकोड बोलते हैं, और जिस डिस्ट्रिक्ट में अराइव हो रहा है वो कप्पड़ डिस्ट्रिक्ट है। और इनको इस वक्त कौन रिसीव कर रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बोला कि ये एक लोकल रूलर है यहाँ पे, जामोरिन, और इनको समुथिरी भी कहा जाता है। समुथिरी, इनको समुथिरी भी कहा जाता है। तो ये इनको रिसीव करते हैं, वेलकम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जानते हैं कि भाई एक ट्रेड करने वाला एक और आ रहा है। पहले से ही इंडिया के अंदर अरब मर्चेंट्स है, यहाँ पे अरब से ऑलरेडी हमारे पास ट्रेड चल रहा है, ऑलरेडी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। इस तरफ गुजरात है, और जब ये आ रहा है, जब ये बंदा आ रहा है, इस वक्त ऊपर में विजयनगर है, और विजयनगर को ये एक्सेप्ट किया हुआ बंदा, ठीक है। और हम देखेंगे कि विजयनगर किंगडम के साथ पोर्टुगीज का रिलेशन भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब्दुल माजिद को ले करके कैलिकट पहुंचता है। उसके बाद हम देखेंगे ऑलरेडी एक माइंड सेट रहता है पोर्टुगीज का कि अरब मर्चेंट्स को हमको हटाना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन्हीं के वजह से जो है ऑल्टरनेट रूट ढूंढना पड़ा। लैंड में जो क्योस चल रहा था, लैंड में जो क्राइसिस चल रहा था, जिसकी वजह से पूरा ये रूट हमको आना पड़ा, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे वास्को डी गामा सिर्फ इस शुरुआत में 3 महीना रहते हैं, 3 मंथ, ये याद रखिएगा। पोर्टुगीज आप क्या करें कि पोर्टुगीज हेडलाइन दे दें, पोर्टुगीज के अंदर आपको लिखना ये सारी चीजें लिखनी है, पोर्टुगीज के अंदर ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। वास्को डी गामा 3 मंथ, 3 महीना रहते हैं, और वापस जब रिटर्न करते हैं, रिटर्न जाते हैं, तो अपने शिप में ढेर सारा सामान यहां से लेके जाते हैं। और जब अपने यूरोप में वो सेल करते हैं प्रोडक्ट को, वहां भेजते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। तब इनको समझ में आता है कि ये जो मिडिल मैन है, इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो वास्को डी गामा के जरिए यूरोप में ये पता चलता है कि इंडिया, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट लेके जाते हैं तो हमको कितना ज्यादा। पेड्रो एल्वारेज कैब्रल आते हैं, पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। उसके बाद कौन आ रहे हैं? पेड्रो एल्वारेज कैब्रल आ रहा है। अब पेड्रो एल्वारेज कैब्रल आकर के कैलिकट में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं। कैलिकट में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ अरब मर्चेंट के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है, इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। तो हमको देखने को मिलता है, अच्छा ये आ कब रहे? ये आ रहा है 1500 में, और
जो कॉन्फ्लिक्ट होता है अरब मर्चेंट के साथ, तो उसको एक लड़ाई होती है कैब्रल के साथ, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ कैलिकट। ये 1501 में होता है, बैटल ऑफ कैलिकट। ये 1501 में होता है। और साथ ही साथ कैब्रल क्या करता है कि कोचीन और कैन्नेनोर के साथ भी अच्छा रिश्ता कायम करता है। तो पेड्रो एल्वारेस कैब्रल को हम देखेंगे कि कोचीन एंड कैन्नेनोर, कोचीन एंड कैन्नेनोर के साथ भी अच्छा रिलेशन रखता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप देखिए डेवलपमेंट क्या हो रहा है पेड्रो एल्वारेस कैब्रल के वक्त में कि कैलिकट में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं। साथ ही साथ बैटल ऑफ कैलिकट भी हो रहा है 1501 में बैटल ऑफ कैलिकट हो रहा है किसके साथ, कैब्रल और अरब मर्चेंट के साथ। और हम देखेंगे कि कोचीन और कैन्नेनोर के साथ भी अच्छा रिश्ता कायम यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद फिर से वास्को डी गामा वापस आते हैं, वास्को डी गामा वापस आते हैं। और अब इस चीज को आप समझिए। पहले मैंने बात की पोर्टुगीज के अंदर प्रिंस हेनरी की, फिर मैंने बात की बार्थोलोमो डियाज की, फिर मैंने बात की वास्को डी गामा की, फिर मैंने बात किया कैब्रल की, फिर मैं बात करूंगा वास्को डी गामा। आपकी बार जो वास्को डी गामा आ रहे हैं, वास्को डी गामा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं कैन्नेनोर में, ये फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं कैन्नेनोर में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कैलिकट में फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रहा है, कैन्नेनोर में वास्को डी गामा फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं। और फाइनली हमको देखने को मिलेगा कि वास्को डी गामा ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्सा में है अरब मर्चेंट के साथ। तो वास्को डी गामा जब आता है ना, फिर जैमोरिन को कहता है कि आप अरब मर्चेंट्स को हटाओ। तो जैमोरिन डिक्लाइन करता है इस बात को कि नहीं, हम क्यों हटाएंगे, हम पहले से ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी, आप भी ट्रेड कर रहे हैं, आप भी ट्रेड कीजिए, हटाने का कोई बात ही नहीं बनती है। ठीक है, फिर ठीक है, तो ये वास्को डी गामा डिमांड कर रहा है बैनिशमेंट ऑफ एवरी मुस्लिम मर्चेंट। और साथ ही साथ एक बंदा है लूपो सुआरेस, लूपो सुआरेस, लूपो सुआरेस वास्को डी गामा के साथ है। इनको बोलता है कि आप जाकर के डिस्ट्रॉय करो अरब मर्चेंट्स का जो भी इन्फ्लुएंशियल पार्ट है, जैसे मार्केट वगैरह है, ठीक है, उसको आप डिस्ट्रॉय करो। मतलब एक लड़ाई वाली मामला हो रहा है। जो जैमोरिन लेकिन ऐसा नहीं चाहता है, वो बड़ा लिबरल और सेक्युलर टाइप का है, वो सबको वेलकम करता था, पोर्टुगीज को भी किया। ठीक है, जैमोरिन को ये बात कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती थी। एनीवेज हम देखेंगे कि वास्को डी गामा के सेकेंड टाइम के जो विजिट में हमको देखने को मिलेगा कि 3 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट नजर आएगा। एक कैलिकट, दूसरा कोचीन, तीसरा कैन्नेनोर। ये 3 ट्रेडिंग स्टेशन हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद अब माइंड पूरा सेट होता है पोर्टुगीज रूलर का कि हमको यहां पे पॉलिटिकली भी एंट्री करना है धीरे धीरे, क्योंकि यूरोपियन जो ट्रेड करने आए थे, लेकिन यहां पे चीजों को मोनोपोलाइज करने के लिए कि सिर्फ मैं ही ट्रेड करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आते हैं नेक्स्ट और फर्स्ट गवर्नर, वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। मैं शॉर्ट में एफडीए लिख देता हूं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, अब ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आते हैं 3 साल के गवर्नरशिप के, यानी ये फर्स्ट गवर्नर है पोर्टुगीज के इंडिया के अंदर। ठीक है, अब ये क्या लेके आते हैं, ये कितने टर्म्स के लिए आ रहे हैं, 3 इयर्स के टर्म्स के लिए, ये 3 इयर्स के टर्म्स के लिए आ रहे हैं। और ये लेके आते हैं पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर।
अब ये पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर क्या है? अल्मेडा कंट्रोल करना चाहते हैं इंडियन ओशन को, ठीक है। अल्मेडा एक ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं इंडिया के अंदर। अल्मेडा एक ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं इंडिया के अंदर। क्या ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो इनका यही है कि कॉन्सोलिडेट द पोजीशन। अल्मेडा का क्या ऑब्जेक्टिव है? कॉन्सोलिडेट द पोजीशन ऑफ पोर्टुगीज, the position of Portuguese in India। दूसरा डिस्ट्रॉय मुस्लिम मर्चेंट्स। सिंपल सा चीज है। दूसरा डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड, डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड। अब ये डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? आपको कंट्रोल करना पड़ेगा गल्फ ऑफ एडन, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा हॉर्मुज, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये तीन चीज को कंट्रोल करने के लिए भी अल्मेडा को भेजा गया था। अगर आप इस पे कंट्रोल कर लेते हैं तो इनका जो खास ट्रेड होता है ये बंद हो जाएगा और आप पोर्टुगीज लेक क्रिएट कर पाइएगा। तो अल्मेडा का ये मिशन था जो पोर्टुगीज गवर्नर की हैसियत से इंडिया के अंदर वो आ रहे हैं, ये इनका मिशन था। अच्छा, साथ ही साथ इनको ये एडवाइस दिया गया कि आप फोर्ट्रेसेस बनाइए। जो भी आप फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं ना, जो भी फैक्ट्री आपको ट्रेड यहां पे कर रहे हैं उसको किलाबंदी कीजिए, फोर्ट्रेसेस बनाइए। जैसे कैलिकट में, कोचीन में, किलवा, अंजदीवा, कैन्ननौर, ये सब फोर्टिफाइड होना शुरू हुआ। और हम साथ में ये भी देखेंगे कि कोचीन को ये कैपिटल बना रहे हैं। अल्मेडा कोचीन को कैपिटल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में। याद रखेंगे ये फर्स्ट गवर्नर हैं पोर्टुगीज की तरफ से, 3 साल के लिए आते हैं। ये खासतौर से इनका टेन्योर ही है 1505 से लेकर के 1508 तक, ठीक है। और ये पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर लेके आते हैं। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर है क्या? बेसिकली वो पूरे इंडियन ओशन में डोमिनेंट वाले पोजीशन में रहना चाहते हैं और वो खुद ट्रेड करना चाहते हैं, अरब मर्चेंट को हटाना चाहते हैं। इस पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर में 2 टर्म्स यूज खास तौर से होता है, एक होता है फेतुरिया और मेन है काटाजे सिस्टम। फेतुरिया क्या है? एक ट्रेडिंग पोस्ट है। अगर किसी को भी ट्रेडिंग पोस्ट बनाना है, लेना है, तो उसको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। दैट परमिशन, दैट पास, जो आपको पास लेना पड़ेगा, दैट इज योर काटाजे सिस्टम। यानी ये नेवल ट्रेड लाइसेंस सिस्टम है। याद रखिएगा, फेतुरिया का मतलब होता है फैक्ट्री और ट्रेडिंग पोस्ट, ठीक है। तो फेतुरिया और काटाजे सिस्टम किसका है? पोर्टुगीज का है। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किसकी, कौन से पॉलिसी के अंदर है? पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर के अंदर है। ये काटाजी सिस्टम क्या है? नेवल ट्रेड लाइसेंस सिस्टम है। आपको केप ऑफ गुड होप में, आपको यहाँ पे आते आते या ट्रेडिंग पोस्ट आगे जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ये सिस्टम है पोर्टुगीज के लिए, ठीक है। ये पोर्टुगीज का निकाला हुआ सिस्टम है। तो फेतुरिया काटाजी सिस्टम। अब हम देखेंगे कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये सब जब कर रहे हैं, तो इसी वक्त कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, क्योंकि आप फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं। आप कोचीन में, कैन्ननौर में, कैलिकट में बहुत अच्छा ट्रेडिंग पोस्ट कर चुके हैं। आप किनारे किनारे मलाबार कोस्ट से लेकर कोरोमंडल कोस्ट की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी वजह से, अच्छा, साथ ही साथ
आप गल्फ ऑफ एडन को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हॉर्मुज को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे इजिप्ट है, यहां पे तुर्की है जो कि ऑटोमन इंपायर का है, तुर्की है, अरब्स है, और यहां पे गुजरात है, और यहां पे जैमोरिन है। ठीक है, गुजरात में कौन है? महमूद बेगरहा, महमूद बेगरहा है। ठीक है, तो हमको देखने को मिलता है कि अल्मीडा के वक्त में बैटल ऑफ चौल होता है। बैटल ऑफ चौल होता है 1508 में। किसके साथ होता है? अल्मीडा वर्सेस ट्रायो, अल्मीडा वर्सेस इजिप्ट, गुजरात, तुर्की, और यहां पे जैमोरिन भी है शामिल, जैमोरिन भी यहां पे शामिल है। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ चौल होता है बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इजिप्ट, गुजरात एंड तुर्की। और इस वक्त अल्मीडा हार जाता है, और अल्मीडा हारता भी है, साथ साथ उसका बेटा एक मर जाता है, और इनका टेन्योर भी पूरा होने वाला रहता है 1508 में। ठीक है, लेकिन इनको बदला लेना रहता है, इसलिए ये 1509 तक इंडिया में रहते हैं। और अल्मीडा के बाद हम देखेंगे, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आता है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आता है। तो अल्मीडा के वक्त में हम क्या देख रहे हैं? अल्मीडा के वक्त में हम देख रहे हैं कि भाई हमको बैटल ऑफ चौल दिखता हुआ मिल रहा है, प्लस साथ ही साथ देखेंगे 1509 में बैटल ऑफ द्यू भी हो रहा है, बैटल ऑफ द्यू भी हो रहा है। अब बैटल ऑफ द्यू किसके साथ हो रहा है? अगेन सेम हो रहा है, सेम किसके साथ? अल्मीडा वर्सेस ये तीनों से। अब यहां पे अल्मीडा, इसमें पोर्टुगीज विक्टोरियस होता है, पोर्टुगीज यहां पे जीत जाता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ कैलिकट देखिए हम लोग 1501 में हो रहा है, बैटल ऑफ चौल देख रहे हैं 1508 में हो रहा है, और बैटल ऑफ द्यू हमको 1509 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्लस अब इसके बाद अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आते हैं, इसके बाद अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आता है। अब ये सेकंड गवर्नर के तौर पे आता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, प्लस रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज कॉलोनियल इंपायर इन इंडिया, पोर्टुगीज कॉलोनियल एम्पायर इन इंडिया। ये एमसीक्यू याद रखेंगे आप। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने पॉलिसी लेके आया, पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। ये पॉलिसी लेके आ रहा है, पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। ठीक है, अच्छा, साम्राज्यवादी। अब पोर्टुगीज को पूरा पॉलिटिकली एक्सपेंशन करना चाहता है। अब इस एक्सपेंशन करने के लिए ये बंदा कर क्या रहा है? ये कर रहा है, ही कैप्चर्ड गोवा। ये कर क्या रहा है? ही कैप्चर्ड गोवा। कब? 1510 में। किससे? फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। आदिल शाह। अब ये कैप्चर्ड किया, प्लस हमको ये भी देखने को मिलता है कि अल्बुकर्क मेड फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ विजयनगर। फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ विजयनगर। और इतना ही नहीं, अल्बुकर्क के नाम सती का अबॉलिश भी करने को आता है, अबॉलिशमेंट ऑफ द सती इन गोवा।
और अल्बुकर्क ने गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मलक्का, ये 3 स्ट्रैटेजिक पॉइंट बना के रखा था। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अल्फोंसो डी अल्बुकर्क हम देखेंगे कि 3 स्ट्रैटेजिक पॉइंट था इनके इसके वक्त में। कौन सा? एडन, हॉर्मुज, हॉर्मुज का स्पेलिंग आपको कहीं पे एच से भी मिलेगा, कहीं पे ओ से भी मिलेगा। ओके, हॉर्मुज एंड मलक्का, ये 3 स्ट्रैटेजिक पॉइंट था आपको अल्बुकर्क के वक्त में। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अल्बुकर्क में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है? एक तो पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म अल्बुकर्क लाया हुआ है। फिर ही कैप्चर्ड गोवा 1510 फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर आदिल शाह, फ्रेंडली रिलेशन विद द विजयनगर किंगडम। साथ ही साथ ही इनकरेज टू मैरी विद द लोकल वाइब्स, ठीक है। यानी इंडिया के अंदर आकर के सिर्फ रहने नहीं बोल रहे, बोले यहाँ पे नस्ल बढ़ाओ, पॉपुलेशन बढ़ाओ, ठीक है। तो इन्होंने ये अल्बुकर्क ने इनकरेज टू टेक लोकल वाइब्स, इनकरेज टू मैरी विद इंडियंस, ये साथ में इनकरेज कर रहे हैं। साथ ही साथ परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम को भी बढ़ावा दे रहा है। परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम, साथ ही साथ परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में हर कुछ नोट करें, ठीक है। मैं आपको जस्ट सिर्फ लेक्चर दे रहा हूं और आप उसको नोट करते रहें, पॉज करके आप नोट करते रहें, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क में ये सारे इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ हमको देखने को मिलता है कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क का जब टेन्योर पूरा होता है तब 3rd गवर्नर आते हैं, एक सुआरेस डे अल्बिजुरिया, जो कि बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है। सुआरेस डे अल्बिजुरिया, ये 3rd पोर्टुगीज गवर्नर है। उसके बाद हम देखेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं वो है नीनो द कन्हा। कौन आ रहे हैं? नीनो द कन्हा, और इनका टेन्योर स्टार्ट होता है 1529 से। इनका टेन्योर स्टार्ट होता है 1529 से। अब इनके वक्त में इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है? ये आकर के अपना कैपिटल कोचीन टू गोवा कर रहे हैं। कोचीन को किसने बनाया था? एफडीए ने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कैपिटल बनाया था, ठीक है। प्लस इसके वक्त में हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एक हो रहा है बहादुर शाह ऑफ गुजरात से। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसा हो रहा है कि इस वक्त अगर हम बात करेंगे, अगर हम हल्का से समझाने की कोशिश करें कि बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं है और उसके बाद अकबर है। तो हुमायूं का जो टेन्योर है ना, हुमायूं के वक्त में गुजरात में रूलर है बहादुर शाह, और हुमायूं के पैरेलली और एक है शेर शाह सूरी। हुमायूं का दोनों से झगड़ा चल रहा है, ठीक है। तो हमको देखने को मिलता है कि ये इसको बहादुर शाह को हेल्प कर रहा है पोर्टुगीज। कौन? नीनो द कन्हा। तो बहादुर शाह को हेल्प्ड बाय नीनो द कन्हा। अब जब हेल्प कर रहा है तो इसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। तो बहादुर शाह क्या दे रहा है इसको? बसैन। और साथ ही साथ नीनो द कन्हा बोला हमको सिर्फ बसैन ही नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा और एक बेस चाहिए, वो दीव। तो बसैन के साथ साथ ये दीव भी लेता है। अब ये पीरियड है 1534। तो ये चीज याद रखेंगे
कि नीनू द कन्हा के वक्त में आइलैंड ऑफ बसैन और दीव 1534 में रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह से लेता है। क्यों? बहादुर शाह का कॉन्फ्लिक्ट हुमायूं से चल रहा है और नीनू द कन्हा इसको हेल्प करता है, इसके बदले में इसको दे देता है, मतलब कैप्चर कर लेता है इनडायरेक्टली हम ये चीज। इसके अलावा नीनू द कन्हा बंगाल में भी बढ़ता है और बंगाल में हेडक्वार्टर रखता है अपना हुगली। अब नीनू द कन्हा के वक्त में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और है, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। नीनू द कन्हा के वक्त में मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा, मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा, इनके साथ एक फेमस सेंट आए थे जिनका नाम है फ्रांसिस्को जेवियर। फ्रांसिस्को जेवियर, और इनका मकसद था टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी। तो याद रखिएगा अल्फोंसो डिसूजा के साथ साथ आने वाले कौन है? फ्रांसिस्को जेवियर। और फ्रांसिस्को जेवियर के बारे में बहुत कुछ है कि बहुत कुछ लड़ाइयाँ हुई, बैनिशमेंट किया गया बहुत मर्चेंट सबको, लेकिन इनका डायरेक्ट नहीं आता है। मेन इनका काम था टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी। प्लस इन्हीं के टाइम में जब इनको अपोस्टल ऑफ इंडीज भी कहा जाता है, अपोस्टल ऑफ इंडीज भी कहा जाता है। और इन्हीं के वक्त में हम देखेंगे कि इंडिया में मलाबार कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है। तो मलाबार में एक फिशरमैन ट्राइब्स, एक कास्ट हुआ करता है मुक्कुवाज, और कोरोमंडल कोस्ट में पारावाराज। ठीक है, तो ये एक डिवीजन हमको इस वक्त में देखने को ऐसे मिलता है। क्या है? एम फॉर मुक्कुवाज, एम फॉर मलाबार, एम फॉर मलाबार। अब ये क्या है? ये एक एथनिक ट्राइब्स है, फिशर कास्ट, फिशरमैन का कास्ट ट्राइब्स है। अब पारावाज ये जो है कोरोमंडल पे है। तो ये मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा के वक्त में ये हमको देखने को मिलता है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर है, लास्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर है, उनका नाम है जोआ दे कास्त्रो। लास्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर है, उसका नाम है जोआ दे कास्त्रो, लास्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर है। ठीक है, तो ये अभी हम सिर्फ पोर्टुगीज के बारे में बात कर रहे हैं, पोर्टुगीज के बारे में सिर्फ बात की है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्रिंस हेनरी से स्टार्ट करते हुए हमको देखने को मिलता है कि हम प्रिंस हेनरी से स्टार्ट करते हुए बार्थोलोमा डियाज को फिर पढ़े हम लोग, फिर वास्को डी गामा को देखें, फिर कैब्रल आए, फिर वास्को डी गामा आए। ये वास्को डी गामा यहाँ पे जो आ रहे हैं ना, वो 3 मंथ के लिए रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कैब्रल आए, फिर वास्को डी गामा आए। उसके बाद फिर देखेंगे कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा फर्स्ट गवर्नर बन के आते हैं। उसके बाद अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आते हैं, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आते हैं। और इनके वक्त में बहुत सारे चीज डेवलपमेंट हो रहा, वो हम लोगों ने देखा। और साथ ही साथ नीनू द कन्हा के बारे में भी हम लोगों ने समझा। अब हम लोग देखेंगे कि पोर्टुगीज के लिए फेवरेबल कैसे आ गए, ये फेवरेबल कंडीशन क्या था, पोर्टुगीज हमारे पास कैसे आए। तो हमको देखेंगे फेवरेबल कंडीशन क्या था। फेवरेबल कंडीशन क्या था? सबसे पहले चीज देखेंगे कि स्मॉल पावर्स इन नॉर्थ, अब ये स्मॉल पावर इन नॉर्थ मतलब क्या? ठीक है, यहां पे हम देखने का लोकल रूलर ज़ैमोरिन है, पूरा विजयनगर एम्पायर है। यहाँ पे टुकड़ा बसा हुआ है बहामानी किंगडम। ठीक है, यहाँ पे गुजरात एक अलग से चल रहा है, हमारा मामला चल रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत, अगर 1498 हम लेते हैं तो दिल्ली सल्तनत भी एकदम डिक्लाइन में था, दिल्ली सल्तनत एकदम डाउनफॉल में था उसको। ठीक है, तो हमको देखने को मिलेगा इस
नॉर्थ में स्मॉल पावर्स था और बहामनी किंगडम जो था, बहामनी जो था ये ब्रेकअप में था, छोटा छोटा टुकड़ा स्मॉल पीसेस में था। प्लस किसी के पास भी नन हैज स्ट्रॉन्ग नेवी, किसी के पास भी स्ट्रॉन्ग नेवी हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। और इनके पास शिप था विथ गन, विथ कैनॉन। तो ये चीज जो है ना फेवरेबल बनाता है इसको आने के लिए, इनके पास आने के लिए। प्लस हम देखेंगे कि पोर्टुगीज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रहे हैं। पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रहे हैं? पोर्टुगीज चला रहे हैं वाइसरॉय से, यानी वही गवर्नर से। ठीक है, और इनको असिस्ट कर रहा है काउंसिल, प्लस साथ में हम देखेंगे एक पोस्ट है वेदोर दे फाजेंदा, जो कि रेवेन्यू देखता है और कार्गो भी देखता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और पोस्ट है फैक्टर। अब ये फैक्टर कौन है? जो फैक्ट्री देखता है। फैक्ट्री क्या है? जो भी आपका ट्रेडिंग स्टेशन होगा उसके आसपास में हम फोर्ट्रेस बना देंगे, या उसको हम घेर देंगे, और उसको देखने वाला वो कहलाता है फैक्टर। ठीक है, तो जो कैप्टन होता है ना वो फैक्टर यहां पे बोला जाता है। प्लस पोर्टुगीज की हम जब रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो हमको देखने को मिलेगा कि इनका zeal to promote Christianity, ठीक है, और साथ ही साथ persecute all Muslims। ये इनकी पॉलिसी थी। अच्छा, इनिशियली ये टॉलरेंट शो किया अपने आप को टुवर्ड्स द हिंदूज, इनिशियली टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज, लेकिन बाद में चल करके इनको भी परसिक्यूटेड। जब ये थोड़े से पावरफुल दिखे तब हमको देखने को मिला कि ये परसिक्यूट करना ये भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और हम रिलीजियस पॉलिसी की जब बात करेंगे हम, तो हमको देखने को मिलेगा कि अकबर के वक्त में हमको पोर्टुगीज कुछ आते हुए देखेंगे, पोर्टुगीज मिशनरीज कुछ आते हुए देखेंगे। जैसे 1579 में, मैं किसके वक्त की बात कर रहा हूं? मैं अकबर के वक्त की बात कर रहा हूं। 1579 में एक जेसूट्स फादर आए थे, एक्वा वीवा, और साथ ही साथ आए थे मोंटसेरेट। अच्छा, अब इसके बारे में हल्का से मैं बता दूं, जब आप मेडिएवल पढ़िएगा, अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज पढ़िएगा, तब देखिएगा कि आप इबादत खाना का एक कॉन्सेप्ट आता है, और अकबर इबादत खाना बनाता है फतेहपुर सिकरी में, और वहां पे हर रिलीजन वाले को बुलाता है। तो अकबर खुद बोला था पोर्टुगीज को कि आप भी भेजिए, हम जाने कि क्या है क्रिश्चियनिटी। तो पोर्टुगीज भी अकबर के पास भेजा। किसको भेजा? एक्वा वीवा को भेजा और मोंटसेरेट को भेजा। ये पहला मिशन था। सेकेंड मिशन मुगल्स में आता है पोर्टुगीज की तरफ से 1590 में, जहां पे जेरोम जेवियर नाम के फादर आते हैं, और इमानुअल और एक फादर का नाम है
इमैनुअल पिनहेरो, इमैनुअल पिनहेरो ये सेकेंड मिशन में पोर्टुगीज भेजता है। प्लस हमको देखने को मिलेगा कि जहांगीर के वक्त में भी भेजा गया, जहांगीर के वक्त में भी ट्राई किया गया, लेकिन कुछ बात नहीं बनती है। खैर, तो इनका मेन मकसद है टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, persecute all Muslims. Initially they showed tolerant towards the Hinduism, but later they also started persecuting the Hindus also. अकबर के वक्त में हमको देखने को मिला कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, मिशनरीज रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा गया, जिसका नाम था एक्वाविवा और मॉन्सेराट। और उसके बाद सेकेंड मिशन 1590 में आता है, 1590 में आता है। और उसके बाद देखेंगे हम जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिनहोल को करीब करीब 1592 में भी भेजा जाता है। ये थर्ड मिशन है, मतलब फर्स्ट मिशन, सेकेंड मिशन एंड थर्ड मिशन करके ये आता है। बस नाम खाली याद रखिएगा कि ये पोर्टुगीज सेंट है, पोर्टुगीज फादर है, बस। ठीक है, चलिए अब प्रॉब्लम क्या होता है। अब हम देखेंगे कि पोर्टुगीज तो है, लेकिन पोर्टुगीज को फेवर नहीं मिलता है, पोर्टुगीज को फेवर नहीं मिलता है। अब फेवर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसी बीच में इंग्लिश भी आ चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश भी आ चुके हैं। तो इस चीज को हम लोग इंग्लिश के अंदर कवर करेंगे कि कैसे फेवर नहीं मिलता है पोर्टुगीज की तरफ से। ठीक है, अच्छा, पोर्टुगीज के बारे में और मैं बताऊंगा आपको कि पोर्टुगीज क्या हमको दे के गए हैं, पोर्टुगीज हमको क्या दे के गए हैं। तो हमको पता चलेगा कि पोर्टुगीज हमको टोबैको दे के गए हैं, पोर्टुगीज हमें टोबैको दे के गए हैं, हमें कैशियू नट दे के गए हैं, हमें पोटैटो दे के गए हैं, हमें टोमेटो दे के गए हैं, हमें प्रिंटिंग प्रेस दे के गए हैं, हमें प्रिंटिंग प्रेस दे के गए हैं। प्लस फर्स्ट साइंटिफिक वर्क ऑन मेडिसिनल प्लांट, फर्स्ट साइंटिफिक वर्क ऑन इंडियन मेडिसिनल प्लांट, इंडियन मेडिसिनल प्लांट। तो टोबैको, कैशू नट, पोटैटो, टोमेटो, अच्छा चिली को तो भूल ही नहीं सकते, मिर्चा जो आज हम खाते हैं, चिली भी हमको पोर्टुगीज से ही मिला है। और साथ ही साथ याद रखेंगे कि पोर्टुगीज वेयर फर्स्ट टू कम इन इंडिया एंड लास्ट टू लीव द लैंड, यानी फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ये थी कुछ पोर्टुगीज के बारे में। अच्छा, पोर्टुगीज के बारे में कुछ और चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि पोर्टुगीज 1631 में, अभी मैंने आपको बताया कि बंगाल में हुगली में हेडक्वार्टर बना के रखे हैं, बंगाल में हुगली में हेडक्वार्टर बना के रखे हैं। ठीक है, लेकिन देखा क्या जाता है कि 1631 में ये हुगली लूज कर जाता है, हुगली 1631 में हुगली लूज कर जाता है। क्यों लूज कर जाता है? इसका इमीडिएट कॉज क्या होता है कि पोर्टुगीज कैप्चर्ड 2 slave girls of मुमताज महल। पोर्टुगीज कैप्चर्ड 2 slave girls of मुमताज महल, जिसके वजह से शाहजहां के अंदर में एक बंगाल का गवर्नर रहता है उस वक्त, कासिम खान। ये कहता है कि भैया पोर्टुगीज को निकाल बाहर करो, पोर्टुगीज को निकाल बाहर करो। तो याद रखेंगे कि 1631 में पोर्टुगीज लूज कर जाता है। अच्छा, अब इसी बीच में ना हमको देखने को मिलेगा कि इंग्लिश की तरफ से ना हॉकिंस आते हैं, इंग्लिश की तरफ से हॉकिंस आते हैं, थॉमस रो आते हैं। ठीक है, और हॉकिंस जो आते हैं तो इनको तुर्किक लैंग्वेज आती है, पर्शियन लैंग्वेज आता है, इनको पर्शियन लैंग्वेज वगैरह आता है।
तो इनको टाइटल दे दिया गया जाता है जहांगीर की तरफ से इंग्लिश खान, इंग्लिश खान। और मौसिलीपट्टनम में ये मैं आपको फिर से भी बताऊंगा, इंग्लिश से पढ़ाऊंगा, एक फैक्ट्री खुलती है। अब फाइनली 1613 में हमको देखने को मिलेगा कि 1613 में सूरत में भी फैक्ट्री खुल जाती है, ठीक है। और पोर्टुगीज चूंकि परसिक्यूशन वाला एक एटीट्यूड था उसका, तो जहांगीर उसको पूरी तरीके से फेवर नहीं दे रहा था। प्लस इंग्लिश जब आया तो इनकी लोकल लैंग्वेज में मजे में कोई बिना ट्रांसलेटर के वो बात कर रहा था। तो उसमें होता क्या है कि आपस में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है और इंग्लिश को फेवर ज्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू पोर्टुगीज। इसी बीच में हम देखेंगे कि 1612 में बैटल ऑफ सुवली होता है, बैटल ऑफ सुवली या बैटल ऑफ सुवली होल, बैटल ऑफ सुवली होल, जहां पे पोर्टुगीज को एकदम मार गिराया जाता है, हरा दिया जाता है पोर्टुगीज को खास तौर से। अच्छा, अब ये बैटल ऑफ सुवली भी क्यों कैसे होता है, हमको पता चलेगा कि कैप्टन बेस्ट है, कैप्टन बेस्ट जो इंग्लैंड के हैं, इनको खबर मिलता है कि मिस्टर कैनिंग एंड विलियम चेम्बर्स को कब्जा कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। मिस्टर कैनिंग एंड विलियम चेम्बर्स को ये पोर्टुगीज जो है अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये इमीडिएट कॉज था, ये इमीडिएट कॉज है, इसको याद रखेंगे अच्छी तरीके से, ये इमीडिएट कॉज है, ठीक है। बैटल तो 1612 में ही पोर्टुगीज एक्चुअली में कमजोर पड़ जाता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि 1639 में करीब 1639 में सॉरी 1661 में ब्रिटिश के साथ शादी होती है। 1661 में ब्रिटिश के साथ शादी होती है, ब्रिटिश वेड्स पोर्टुगीज। अच्छा, अब किसके साथ शादी होती है, बेसिकली किसके साथ शादी होती है? चार्ल्स II के साथ। यहां से है चार्ल्स II और यहां पे है कैथरीन ब्रिगेंजा, और इसमें डाउरी में दिया जाता है बॉम्बे। अब आप इमेजिन करें, बॉम्बे है हमारा, पोर्टुगीज है यूरोपियंस, इंग्लिश भी है कि यूरोपियंस, दोनों आपस में शादी कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, उनको डाउरी में ये चीज दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ ब्रीफ स्टार्टिंग ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। आज हमने सिर्फ अभी पोर्टुगीज के बारे में बात की, हमने नेक्स्ट क्लास में हम डच की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, फ्रेंच की बात करेंगे, उसके बाद एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश की बात करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, बाय।